नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कच्चा चिट्ठा में आज बहुत ही मायूस लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके व्लादिमीर पुतिन की बात करेंगे। ऐसे पुतिन जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही हाल जिनपिंग का है, जिन्होंने मौका मिलने पर दूसरे बहुत बड़े युद्ध की बुनियाद रखनी शुरू कर दी है। क्या वो इसमें कामयाब होंगे? क्योंकि एशिया की एक और ताकत ने स्टार वॉर वाला हथियार इजाद कर लिया है, जिसके आगे सभी मिसाइल नाकाम हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए कि पुतिन जो इस वक्त बहुत हताश हैं, उनका हाथ परमाणु वाले बटन से कितना दूर है। प्रशांत महासागर के सीने को चीरती रूस की मिसाइलें। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल, और फिर निकली पांचवी मिसाइल। 48 घंटे में 2 बार परमाणु बम से दहलाने की धमकी। पुतिन का मतलब क्या है? छठी मिसाइल परमाणु बम से लैस होगी, एक धमाका होगा। धरती पर एक और हिरोशिमा, एक और नागासाकी बन जाएगा। धुआं धुआं यूक्रेन का कोई भी शहर। क्या परमाणु बम से पुतिन अब कभी भी तबाही कर देंगे? जरा गौर से सुनिएगा। रूस की परमाणु धमकी को हल्के में लेना भूल होगी, क्योंकि रूस सिर्फ यूक्रेन को परमाणु बम गिराने की धमकी नहीं दे रहा, फिनलैंड पर भी पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। और तो और स्वीडन भी रूस की परमाणु से लैस मिसाइलों के टारगेट पर है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक विलियम बर्न्स का दावा है कि पुतिन हताशा की पराकाष्ठा पर यूक्रेन में परमाणु बम गिराने का फैसला ले सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिरा तो उसका रिएक्शन न्यूक्लियर अटैक नहीं हुआ, लेकिन अब की बार ये कतई नहीं हो सकता। पुतिन के हमले को करारा जवाब जरूर मिलेगा। जरा सोचिए तब क्या होगा। नरसंहार। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? पुतिन, ज़ेलेंस्की, जो बाइडेन। CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और रूसी नेतृत्व हताशा का सामना कर रहा है। उन्हें अब तक सैन्य रूप में जिन असफलताओं का सामना करना पड़ा है, पुतिन सामरिक या कम क्षमता वाले परमाणु हथियार का सहारा ले सकते हैं। उन्हें देखते हुए हम में से कोई भी सामरिक परमाणु हथियारों का या कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर की इन बातों में कितने % सच्चाई है, इसके लिए रूस की सेना के प्रवक्ता इगोर कोनाशेन्कोव को सुनिए। Попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве. जिस इंफॉर्मेशन वार में पुतिन फेल हो चुके हैं, उसी इंफॉर्मेशन सेंटर पर वो हमले की योजना बना रहे हैं। कीव पर कब्जा न कर पाना पुतिन की एक नाकामी माना जा रहा है। युद्ध लंबा खिंच गया है। इंफॉर्मेशन सेंटर पर हमले का मतलब यह है कि वो जगह जहां ज़ेलेंस्की रुक कर अपना सैन्य अभियान चला रहे हैं या दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ ज़ेलेंस्की पर पुतिन का डायरेक्ट एक्शन। तो क्या इस तरह पुतिन इस बात के लिए भी तैयार हो गए हैं कि वो आने वाले दिनों में ज़ेलेंस्की पर या फिर यूक्रेन पर परमाणु बम भी गिरा सकते हैं? 51 दिनों से यूक्रेन युद्ध की आग में जल रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसी तबाही इंसानों ने नहीं देखी। यूक्रेन का शहर दर शहर भयावह दर्द के जंगल में तब्दील हो चुका है। बूचा से लेकर चरनी तक सब कुछ खाक हो गया है।
जिस नतीजे के लिए पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया वो अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में पुतिन परमाणु बम से हमले की धमकी दे रहे हैं। यह पुतिन की निराशा है। इतने लंबे युद्ध में अगर नतीजा नहीं निकलता है तो पुतिन का निराश होना स्वाभाविक है। तो क्या पुतिन अब फाइनल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? फाइनल वॉर मतलब परमाणु युद्ध। यूक्रेन की जंग में अब तक रूस ने सिर्फ मात खाई है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक रूस के पास है, लेकिन अपने मुकाबले मुट्ठी भर यूक्रेन की सेना को वो परास्त नहीं कर पाई है। तो क्या पुतिन इसी सेना के दम पर पूरे यूरोप से लड़ने का जज्बा रखते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। पुतिन को अपनी परमाणु ताकत का भरोसा है। पुतिन के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है, अमेरिका से भी ज्यादा। ये पुतिन के लिए गर्व की बात हो सकती है और घमंड की भी। व्लादिमीर पुतिन ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होते हैं तो रूस को इस इलाके में ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी जिसमें परमाणु बम को भी तैनात करने से पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेन, फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये वो 6 देश हैं जिनके नेटो में जाने को रूस ने कभी बर्दाश्त नहीं किया और न करेगा। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया नेटो के सदस्य हैं और अब फिनलैंड ने कहा है कि अगले महीने तक वो नेटो में शामिल होने का फैसला करेगा। नेटो में जाते यूक्रेन को रोकने के लिए पुतिन ने यूक्रेन को शमशान में तब्दील कर दिया है। फिनलैंड से रूस की 1300 किलोमीटर सीमा लगती है और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव की सुन लीजिए, जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होते हैं तो रूस को बाल्टिक सागर में अपनी जमीन, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करना होगा। ऐसे में क्या रूस अपने सबसे बड़े न्यूक्लियर बॉम्बर्स को बाल्टिक के पास कैलिनिनग्राद एयरबेस, जो चारों तरफ से नेटो देशों से घिरा हुआ है, वहां तैनात करेगा? क्या यहां इस्कंदर जैसी न्यूक्लियर मिसाइल एक्टिव कर दी जाएंगी? क्या कैलिनिनग्राद एयरबेस से ही पूरे यूरोप में न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी? एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेटो देशों और रूस के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। आलम यह है कि नेटो देश और रूस एक दूसरे को परमाणु बम की धमकी तक देने लगे हैं। ये तब हो रहा है जब यूक्रेन ने नेटो के करीब जाने की कोशिश की थी। इस बीच फिनलैंड और स्वीडन ने भी नेटो से करीबी दिखाने की बात कही है। इसको लेकर पुतिन एक बार फिर भड़क गए हैं। आपने देखा कि यूक्रेन के साथ पुतिन ने कैसा व्यवहार किया। क्या यही व्यवहार स्वीडन और फिनलैंड की भी राह देख रहा है? परमाणु डिप्लॉयमेंट का मतलब है पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को एक्टिव कर देंगे। पुतिन का परमाणु तहखाना कैलिनिनग्राद और बाल्टिक सागर में भी खुल जाएगा। इसमें मोबाइल लॉन्चर वाली इस्कंदर मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। ये बहुत ही घातक मिसाइल है। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। बोरई क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी है जिससे दागे जाने वाली बुलावा मिसाइल कितनी खतरनाक है वो आप इसकी लॉन्चिंग की तस्वीरों से समझ सकते हैं। रूस के पास अंतिम हथियार एटम बम बचा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव शहर सबसे ज्यादा है। ऐसे में अगर रूस ने इन दोनों शहरों में परमाणु बम गिराए तो दोनों महानगरों का सफाया हो जाएगा और उस हमले में कम से कम 60 लाख लोगों की मौत हो सकती है। पुतिन ने अपने न्यूक्लियर बेस को एक्टिव कर दिया है। जब भी जरूरत पड़ेगी रूस अपने परमाणु ठिकानों इरकुत्स्क, उजूर, नोवोसिबिर्स्क, योशकार ओला, ओजेलस्क जैसे परमाणु सेंटर से यूक्रेन को तहस नहस कर सकता है। शीत युद्ध और सोवियत रूस के विघटन के बाद अमेरिका अकेली महाशक्ति बना बैठा है। पुतिन जैसे शासक को ये कतई कबूल नहीं, ना ही नेटो को पुतिन देखना पसंद करते हैं।
तो रूस परमाणु बम फोड़ेगा तो यूरोप तो जवाब देगा ही, क्योंकि अमेरिका ने भी यूरोप के अपने न्यूक्लियर ठिकानों को एक्टिव मोड में रखा है। टर्की का इंसरलेक एयरबेस, इटली के घेडो और एवियानो एयरबेस, जर्मनी के बुचे, नीदरलैंड के वोल्कर, बेल्जियम के क्लेन ब्रॉजल। जो पुतिन को जानते हैं वो उनकी धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि यूक्रेन की जंग को अंजाम तक पहुंचाना है, और ये फिलहाल पुतिन के लाख चाहने के बावजूद नहीं हो रहा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी इसी को लेकर चिंता जता रही है। कहते हैं पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरह से बार बार पुतिन की तरफ से परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है वो भी सच साबित हो सकती है। CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने साफ शब्दों में कहा है कि रूस भले ही अपने परमाणु हथियारों को अलर्ट पर रखने का दावा कर रहा है, लेकिन हमने ऐसे बहुत ज्यादा व्यवहारिक साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसमें परमाणु हथियारों की तैनाती या सैन्य हलचल हो जो इस चिंता को मजबूत करे। एटम का खेल पूरी दुनिया खेलती है। परमाणु बमों का जखीरा दुनिया में इसी तरह नहीं खड़ा हो गया, लेकिन कोई खुद की रक्षा के लिए करता है तो कोई अपनी श्रेष्ठता के प्रदर्शन के लिए। शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका दोनों ने सुपरमेसी साबित करने के लिए बड़े से बड़े परमाणु बम बनाए। रूस के पास ऐसे करीब 2000 परमाणु बम हैं जिन्हें एयरफोर्स, नेवी और जमीनी सेना की मदद से शत्रु के खिलाफ दागा जा सकता है। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है और उसके पास करीब 6000 परमाणु बम है। इसमें जार बॉम्बा भी शामिल है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली एटम बम है। जाहिर है इन बम का बटन पुतिन के पास है और पुतिन हार रहे हैं। ऐसे में कोई फैसला ले तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी, इसकी आशंका भी आज से नहीं जताई जा रही है। परमाणु बम गिराना मसले का स्थायी हल नहीं है, ये पुतिन भी जानते हैं, लेकिन हर वक्त अपने साथ वो परमाणु बम वाला बटन लेकर चलते रहते हैं। इसके पीछे एक ओपन सीक्रेट है। पुतिन ये संदेश देना चाहते हैं कि यूक्रेन में जो तबाही उन्होंने मचाई है वही आने वाले दिनों में फिनलैंड और स्वीडन में भी मचा सकते हैं अगर ये दोनों देश नेटो के करीब जाने से नहीं रुके तो। साथ ही साथ पुतिन पश्चिमी देशों और अमेरिका को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो भी इस मसले से दूर रहे, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध से उठे धुएं से पहले ही जो बाइडेन की आंखें लाल हो चुकी हैं। लगातार नाकाम हो रहे पुतिन बहुत ज्यादा प्रेशर में है। अमेरिका को डर सता रहा है कि पुतिन कुछ ऐसी वैसी गलती कर सकते हैं जो उसने दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी में की थी। यानी पुतिन परमाणु बम से भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन में जीतने का दबाव उन पर बहुत ज्यादा है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि यूरोप में पुतिन का हिरोशिमा या फिर नागासाकी कौन बन सकता है। बम की बारिश, मिसाइलों की मार, गरजते टैंक, एयर स्ट्राइक, जलती इमारतें, राख हुए शहर, और एक खंडर देश।
रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का वो हाल हुआ, यूक्रेन ने सपने में भी ऐसी बर्बरता और बर्बादी की उम्मीद नहीं की होगी। कीव हो, खार्किव हो या खरसान हो, यूक्रेन के हर शहर पर 24 घंटे से लगातार एयर स्ट्राइक और बमबारी हो रही है। मिसाइल हमलों से देश दहल उठा है। अब तो यूक्रेन को इन तस्वीरों की जैसे आदत सी हो गई है। बीते 50 दिन में आपने जो कुछ भी देखा वो तो सिर्फ झांकी है। अभी यूक्रेन की जंग में बहुत कुछ बाकी है। ऐसे में किसी को अगर ये लगता है कि रूस यूक्रेन पर रहम करने वाला है, तो ये समझना भयंकर भूल साबित होने वाली है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पारा हाई है। В Арктике и так называемые внерегиональные государства объединения. अपने करीबी अधिकारियों और अफसरों के साथ मीटिंग में कही पुतिन की इन बातों को गौर से सुनिए। व्लादिमीर पुतिन आने वाले दिनों में पर्याप्त काम और काम के बढ़ जाने की बात कर रहे हैं। अब सवाल है, क्या है वो पर्याप्त काम जिसके बढ़ जाने की पुतिन चर्चा कर रहे हैं और जिसकी बातें वो सरेआम कर रहे हैं? वो क्या बात है जो पुतिन को नासूर बनकर चुभ रही है? वजह नंबर 1, पुतिन के गुस्से की पहली और सबसे अहम वजह है रूस की नेवी के अपने 2 शानदार फ्लैगशिप को देना, जिसने पुतिन को 440 वोल्ट का जोरदार झटका दिया है। दरअसल 3 हफ्तों के अंदर रूस ने अपने 2 वॉरशिप खो दिए हैं। 23 मार्च को मारियोपोल के पास रूस ने अपना लैंडिंग शिप ऑर्स्क खोया और अब 13 अप्रैल 2022 को ओडेसा के पास ब्लैक सी में रूस का फ्लैगशिप मिसाइल क्रूजर मॉस्कवा पर मिसाइलों से हमला कर डुबो दिया गया। ये यूक्रेन युद्ध में रूस का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की के इस अचूक निशाने ने पुतिन के दिल पर वार किया है, जिसके बाद तो पुतिन की रेड आर्मी ने पूरे यूक्रेन को धुआं-धुआं कर दिया। यूक्रेन में हर जगह बम गिराए, मिसाइलों से हमले किए, क्या बड़ा क्या छोटा, हर जगह बराबर हमले किए। रूसी फौज की लगातार बमबारी से लोगों के आशियाने एक पल में खाक हो रहे हैं और शहर की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली मारियोपोल की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा, शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। रूस की सेना ने कीव के बाहरी इलाकों में एक सेना का सामान बनाने वाली कंपनी को ध्वस्त करने का दावा किया है। रूस की तबाही से राजधानी कीव में इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई हैं, तो खार्किव शहर में हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। खार्किव शहर के फायर ब्रिगेड टीम को 24 घंटे में लगभग 30 बार आग बुझाने की कॉल आई है। इसके साथ ही रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना ने यूक्रेन में 30 पोलैंड समर्थित आतंकियों को भी मार गिराया है। За ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. वजह नंबर 2, पुतिन के आग बबूला होने की दूसरी वजह भी रूस के शानदार वॉरशिप के तबाही से ही जुड़ी हुई है। यूक्रेन ने उन सभी सैनिकों और कमांडरों को सम्मानित किया है
जो युद्धपोत, मॉस्को और लैंडिंग शिप ऑस को नेस्तनाबूद करने के मिशन में शामिल थे। ज़ेलेंस्की का कहना है कि इन सैनिकों की बहादुरी के किस्से से यूक्रेन के नागरिकों और सैनिकों का मनोबल 100% बढ़ेगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन की डाक सेवा ने वॉरशिप डुबाने की घटना के सम्मान में खास डाक टिकट जारी किया है। इस डाक टिकट ने पुतिन के गुस्से को और बढ़ा दिया है। सीधे सीधे कहें तो ज़ेलेंस्की ने इस डाक टिकट के जरिए आग में घी डालने का काम किया है। इसके बाद रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ अपने जंगी हेलीकॉप्टरों से हमले तेज किए। रूसी सेना का सबसे खतरनाक KA-52 हेलीकॉप्टर एक के बाद एक यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद करता हुआ नजर आया। रूस ने इन हवाई हमलों में यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। В ходе операции по освобождению города Мариуполь за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров. यूक्रेन पर रूस के हमले को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। पुतिन ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पुतिन ने सोचा था कि युद्ध की शुरुआत में ही ज़ेलेंस्की घुटनों पर आ जाएंगे, यूक्रेन सरेंडर कर देगा, लेकिन ज़ेलेंस्की लगातार टक्कर दे रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है विदेश से यूक्रेन को मिल रही हथियारों की मदद। न सिर्फ अमेरिका बल्कि कई अन्य देशों ने भी टैंकों और मिसाइलों के जरिए यूक्रेन की मदद की है। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ है जेवलिन मिसाइल का यूक्रेन को मिलना। यह मिसाइल अमेरिका दे रहा है, जो रूस की सेना में खौफ का कारण बनी हुई है। पलक झपकते ही ये मिसाइल रूस की सेना में खलबली मचा देते हैं और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यूक्रेन की सेना के लिए बन गया है। दरअसल पुतिन का इरादा परमाणु युद्ध का है, तो जिनपिंग भी एशिया में एक बड़ा तूफान लाना चाहते हैं। अमेरिका के खिलाफ चीन का भड़काने वाला कदम न्यूक्लियर जंग का नया खतरा पैदा कर रहा है। जिनपिंग ने अपना सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन में युद्ध देखकर जिनपिंग पर जंग का ऐसा खुमार चढ़ा है कि वो अपने सभी दुश्मनों को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। और यही वजह है कि चीन से अब पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या जिनपिंग भी जेड वाले मोड में आ चुके हैं? जेड वाले अक्षर का डिजाइन यूक्रेन पर रूस के हमले की पहचान बन चुका है। ये निशान है रूसी टैंकों और उसकी बख्तरबंद गाड़ियों का। क्या जिनपिंग युद्ध के इसी निशान के साथ ताइवान पर हमला करने को तैयार हैं? ताइवान और जापान के आसपास चीन की एयरफोर्स ने भड़काने वाले एयर मिशन का आगाज कर दिया है। चीन के टारगेट पर जापान भी है, ताइवान भी है और अमेरिका भी। ये है चीन का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर H-6K। इसके आसमान में होने का मतलब कुछ भी हो सकता है। इसका टारगेट ताइवान भी हो सकता है, इसका निशाना जापान भी बन सकता है, इसकी जद में सबसे करीबी अमेरिका का बेस बॉम्ब भी आ सकता है, जो प्रशांत महासागर में अमेरिका की पैसिफिक कमांड का हेडक्वार्टर भी है। ये चीन के लॉन्ग रेंज मिशन की सबसे भयानक तस्वीर कही जा सकती है। जब ये आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। H-6K बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार CJ-20 क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। चीन ताइवान के आसपास अपनी बॉम्बर वाली ये पावर इसीलिए दिखा रहा है
क्योंकि वो ताइवान को डराना चाहता है, अमेरिका को खबरदार करना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां हो रही बमबारी से जिनपिंग के हौसले आजकल काफी बुलंद हैं। 俄国入侵乌克兰的事件也显示，民主国家应该强化结盟的力量，共同防御威权国家对于区域和平的干扰以及威胁。H6K को लेकर चीन के विरोधियों में कितनी फिक्र हो सकती है, वो आप इसकी फायर पावर देखकर समझ गए होंगे। अब ये बॉम्बर इसलिए खबरों में हैं क्योंकि अमेरिका से एक फ्लाइट ताइवान पहुंची है जिसने चीन को भड़का दिया है। इस स्पेशल फ्लाइट में अमेरिका के सीनेटर्स के एक ग्रुप ने ताइवान का दौरा किया है। वो ताइवान जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को अलग देश कहता है। अमेरिकी सीनेटर्स के दौरे से चीन बिल्कुल भी खुश नहीं है। Chinese government issued to our offices and publicly have communicated that they are very unhappy that we are here, but that did not dissuade us from coming. अगर चीन ने ताइवान और आसपास के आसमान में H6K उतार दिया है, तो अमेरिका के पास उसे डराने के लिए क्या है? अब उसकी एक छोटी सी लिस्ट देख लीजिए। अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर है। ये 32,000 किलो के बम लेकर उड़ता है। ये एक न्यूक्लियर बॉम्बर है। इंजन की पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। 60 के दशक में अमेरिकी एयरफोर्स का हिस्सा बनने के बाद इसे लगातार आधुनिक बनाया गया और यही वजह है कि 60 साल बाद ये आज भी उड़ान भर रहा है। अमेरिका के पास B-1 बॉम्बर है। ये 34,000 पेलोड के साथ 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। B-1 बॉम्बर अमेरिका का वो बॉम्बर है जो सबसे तेज उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। एक बार में ये अमेरिका से उड़ने के बाद दुनिया में कहीं भी मिशन को अंजाम दे सकता है। इसीलिए अगर जिनपिंग ने H6K के साथ कुछ बदमाशी करने की सोची तो अमेरिका का सबसे पहला अटैक इसी बॉम्बर से होगा। अफगानिस्तान में इस बॉम्बर ने सैकड़ों मिशन अंजाम देकर ऐसी जगह बम गिराए हैं जिसने एक वक्त में तालिबान की कमर तोड़कर रख दी थी। जाहिर है चीन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज माना जाएगा, लेकिन जिनपिंग के लिए अमेरिका का सरप्राइज पैकेज कुछ और है। ये है अमेरिका का स्टेल्थ B-2 बॉम्बर जो रडार की पकड़ में नहीं आता और खामोशी से बमबारी करके निकल जाता है। B-2 की पहचान इसकी बनावट या डिजाइन है। अमेरिका के पास ऐसे 8 बॉम्बर हैं और वो अमेरिका से ही उड़ान भरकर दुनिया में कहीं भी बमबारी का मिशन पूरा कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है और स्पेशल वेपन डिलीवरी में भी काम आ सकता है। ये तीनों बॉम्बर ऐसे हैं जो पेंटागन के लिए कहीं से भी उड़ान भर के दुनिया के किसी भी ठिकाने पर ऑन डिमांड बमबारी कर सकते हैं। दुनिया ने इनके मिशन अफगानिस्तान में देखे हैं, इराक में देखे हैं, लीबिया और सीरिया में भी इनका इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए जाहिर है अमेरिका ने भी अब बताना शुरू कर दिया है कि अगर जिनपिंग ने ताइवान के खिलाफ अपना मिशन Z शुरू किया तो जंग यूक्रेन से भी बड़ी होगी और फिर विश्व युद्ध की नौबत आ जाएगी। So we're often asked, what would America do if the communist Chinese invaded Taiwan? Every option is on the table. We have a strong military, not to take other people's property, but to protect our freedom and the freedom of the world. We're here in this part of the world not to conquer, but to be a good ally. ताइवान में जल्द बमबारी अमेरिका
अमेरिका वो देश है जो ताइवान को सबसे ज्यादा हथियार बेचता है और इस वक्त भी ताइवान को उम्मीद है कि अमेरिका से उसको मिलने वाली डिफेंस एड में लगातार इजाफा होगा। उसे नए हथियार मिलने जारी रहेंगे। लेकिन ताइवान में अमेरिका के सीनेटर्स का ये दौरा बीजिंग में बहुत ही खट्टे ख्यालात के साथ देखा जा रहा है। पुतिन और जिनपिंग जिन हथियारों से दुनिया को डरा रहे हैं उसे खत्म करने वाला एक खतरनाक वेपन सिस्टम इजराइल ने तैयार कर लिया है। युद्ध में यह हथियार बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। इजराइल का यह सिस्टम लेजर बीम से दुश्मन के रॉकेट, मोटार, ड्रोन और मिसाइलों को पलक झपकते ही तबाह कर देगा। कहा जा रहा है कि यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस हथियार से अब स्टार वॉर की बात की जा रही है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझने में मदद मिलेगी कि इजराइल का ये नया लेजर सिस्टम कैसे काम करता है। दुनिया का पहला लेजर वेपन सिस्टम इजराइल ने बनाया आयरन बीम। एक लेजर बीम बनेगी दुश्मनों का काल। एशिया में स्टार वॉर। This is a crisis. निर्देशक जॉर्ज लूकस की फिल्म सीरीज स्टार वॉर्स के दुनिया भर में न जाने कितने दीवाने हैं। इस फिल्म के किरदारों के साथ साथ जो काल्पनिक लेजर वेपन इस फिल्म में दिखाए गए हैं, उन हथियारों को देखकर दर्शक आज भी रोमांचित होते हैं। लेकिन अब यही काल्पनिक लेजर वेपन सिस्टम हकीकत बन गया है। आज की तारीख में ये लेजर वेपन सिस्टम न सिर्फ एक हकीकत है, बल्कि इस हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया जा चुका है। इस हैरत अंगेज कारनामे को इजराइल ने अंजाम दिया है और बाकायदा इस हथियार का एक वीडियो दुनिया भर में रिलीज भी किया है। इजराइल ने दुनिया के पहले लेजर वेपन सिस्टम को आयरन बीम का नाम दिया है। वीडियो की शुरुआत इजराइल के नेगेव रेगिस्तान से होती है। फिर ड्रोन कैमरा रेगिस्तान के उस मुकाम पर पहुंचता है जहां एक सुनसान इलाके में कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। इसके बाद वीडियो में दुनिया का वो पहला लेजर वेपन सिस्टम नजर आता है। इस वीडियो में इजराइल की सेना के कुछ अधिकारी इस वेपन सिस्टम के पास खड़े होकर इसके बारे में बात करते देखे जा सकते हैं। इसके बाद कैमरा एक कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचता है जहां वेपन सिस्टम के परीक्षण की उल्टी गिनती चल रही है। इसके बाद रेगिस्तान के एक दूसरे इलाके से एक के बाद एक 4 रॉकेट छोड़े जाते हैं। रॉकेट दागे जाने के साथ ही लेजर वेपन सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है और फिर जैसे ही रॉकेट वेपन सिस्टम की जद में आता है तो आयरन बीम से निकली एक लेजर बीम उसे हवा में पलक झपकते ही नष्ट कर देती है। इसके बाद वीडियो में मोर्टार हमला दिखाया गया है। मोर्टार से निकले रॉकेट को अपने लक्ष्य पर गिरने से पहले ही आयरन बीम हवा में नष्ट कर देता है। इसके बाद इस वीडियो में एक यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को उड़ान भरते दिखाया जाता है। आयरन बीम वेपन सिस्टम का राडार उस यूएवी को इंटरसेप्ट करता है
और फिर एक लेजर बीम निकलती है और कुछ ही पलों में उस यूएवी का भी वही अंजाम होता है जो वीडियो के पहले हिस्से में दिखाए रॉकेट और मोर्टार शेल्स का होता है। यानी लेजर के जरिए यूएवी को भी हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। वीडियो के आखिरी में अपनी कामयाबी पर जश्न मनाते इजरायली सेना के अधिकारियों और साइंसदानों को दिखाया गया है जो आयरन बीम प्रोजेक्ट पर एक लंबे वक्त से काम कर रहे थे। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं कि इस वेपन सिस्टम के सामने दुश्मन देश के हथियार कितने बौने नजर आएंगे और उनके छोड़े रॉकेट और यूएवी इजराइल की सीमा में घुसने से पहले ही नेस्त नाबूद हो जाएंगे। लेजर बीम द्वारा वेपनाइजेशन का जो प्रयास इजराइल ने अभी सफलतापूर्वक किया है, उससे युद्ध क्षेत्र के मायने बहुत बदल जाएंगे। उससे वह इन लेजर एनर्जी से रचे हुए वेपन्स को एक नए आयाम में लेके जाता है, जिसकी मदद से हवा में जो भी साधन उड़ रहे होते हैं, चाहे ड्रोन हो जो आजकल बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं, या और यूएवीज हों या और कोई एरियल टारगेट हो, उसको बर्बाद कर सकते हैं। इजराइल हमास के रॉकेट हमलों को रोकने के लिए कई सालों से अपने काफी महंगे आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जगह पर इस लेजर वेपन सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहा था। अब उसे इस हथियार को बनाने में सफलता मिल गई है। आयरन डोम की जगह लेने वाले इस आयरन बीम डिफेंस सिस्टम को देश के हवाई रक्षा कवच को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। फिलहाल इजराइल ने अपने इस लेजर हथियार के बारे में बहुत कम सूचना दुनिया को दी है। जानकारों का मानना है कि इस लेजर वेपन को जमीन, हवा और समुद्र में तैनात किया जा सकता है। लेजर का जो कंसंट्रेटेड उपयोग है वही एक म्यूनिशन एंड वेपन के कंबाइंड रूप में इस्तेमाल होता है, और इसलिए आगे आने वाले समय में जिस देश के पास में ऐसे साधन होंगे वह ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान कम से कम खर्च में कर पाएगा। इजराइल के मुताबिक आयरन बीम वेपन सिस्टम देश की सुरक्षा में तैनात दूसरे हथियारों की तुलना में काफी सस्ता साबित होगा। आयरन बीम को एक बार इस्तेमाल करने की कीमत महज $3.5 आएगी, यानी 267 रुपए, जबकि 30 mm की गन की एक गोली की कीमत $100 है, यानी 7,632 रुपए। आयरन बीम डायरेक्टेड एनर्जी बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको चलाने पर कोई आवाज नहीं होती। इस वेपन सिस्टम से गोली नहीं बल्कि फाइबर ऑप्टिक लेजर बीम निकलती है। फाइबर ऑप्टिक लेजर बीम के जरिए महज 4 से 5 सेकंड में लक्ष्य तबाह किया जा सकता है। फिलहाल इस वेपन सिस्टम की अधिकतम रेंज 7 किलोमीटर है, यानी 7 किलोमीटर के दायरे में ये दुश्मन के मोर्टार, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम है।